प्रिय अभ्यर्थियों, आज का क्लास कंप्यूटर का क्लास होने वाला है। इससे पूर्व भी हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, मेमोरी का वर्गीकरण देखे जिसमें रोम रैम इसके बारे में देखिए। अब रैम के प्रकार भी देखे, स्थायी मेमोरी, उसी में से बचा था हमारा कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे, तो आप वीडियो पे शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। इसी प्रकार की वीडियो आपको उत्कर्ष आईएएस अकेडमी में देखने को मिलता है, चाहे वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो हो या फिर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हो। तो कंप्यूटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैश मेमोरी, ठीक है। कैश मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन में दो आता है, अस्थायी मेमोरी, कैश मेमोरी, ठीक है, अस्थायी मेमोरी है और इसको इंग्लिश में वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। अब कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा बार बार उपयोग में आया डाटा कैश मेमोरी में स्टोर रहता है, ठीक है। मैंने बोला कि कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर द्वारा बार बार जो यूज होता है वह डाटा किसमें स्टोर होता है, तो एक कैश मेमोरी में स्टोर होता है। जैसे कि बार बार यूज कौन सा डाटा होता है, जैसे कि हम लोग वर्ड में बनाए रहते हो डाटा जिसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, टाइम है, डेट है, कैलेंडर है, ये क्या होता है, बार बार इस्तेमाल होता है, वो किसमें स्टोर रहता है, तो वो रहता है आपका कैश मेमोरी। अब देखते हैं, कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे पास स्थित मेमोरी होती है, ठीक है। कंप्यूटर के सबसे पास स्थित मेमोरी कौन सी होती है, तो कैश मेमोरी होती है, याद रखिएगा। इसलिए इसको माइक्रो प्रोसेसर तक डाटा पहुंचाने में कम समय लगता है, ठीक है। तो याद समझिए, क्योंकि पास स्थित होता है तो उसको पहुंचने में कम समय लगता है, ओके। अतः यह तीव्र मेमोरी है। जब आपको पूछा जाए तीव्र मेमोरी कौन सा है, तो बताने कैश मेमोरी तीव्र मेमोरी। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कैश मेमोरी का डायग्राम, यहाँ पे देखिए दिख रहा है कैश मेमोरी का डायग्राम, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे कैश मेमोरी लिखा हुआ ब्लैक कलर का है। अब यहाँ पे यह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर के रूप में कार्य करती है, ठीक है। बफर क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा। तो यह सीपीयू मेन मेमोरी के बीच में क्या काम करती है, तो बफर का कार्य करती है, ओके। इसका आकार देख लेते हैं, कैश मेमोरी का आकार कितना होता है, साइज, ठीक है, व्हाट साइज ऑफ कैश मेमोरी। तो इसका आकार जो होता है 256 केबी से 4 MB तक होता है। 256 केबी यानी किलोबाइट से 4 MB यानी मेगाबाइट तक होता है, ठीक है। इसका कैपेसिटी स्टार्टिंग 256 केबी होता है और लास्ट इसका होता है, लास्ट कैपेसिटी 4 MB तक होता है और यह मदरबोर्ड पर लगा रहता है, ठीक है। आगे हम डायग्राम में देखेंगे कि मदरबोर्ड पे कैश मेमोरी किस टाइप से एडजस्ट रहता है, ओके। चलिए ओके ओके देखेंगे आगे हम लोग। ये है मदरबोर्ड में किसका डायग्राम, तो इसमें मदरबोर्ड में हम देख सकते हैं कैश मेमोरी का डायग्राम, ओके। कैश मेमोरी का डायग्राम ये देखिए मदरबोर्ड और इसमें कैश मेमोरी का डायग्राम आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से मदरबोर्ड पे कैश मेमोरी एडजस्ट रहता है। अब ये कंपनी द्वारा एडजस्ट करके दिया जाता है। अब देखिए, जब कैश मेमोरी मदरबोर्ड में फिट किया जाता है ना, तो क्या होता है कि उसको कंपनी द्वारा एडजस्ट किया जाता है। किस टाइप से, उसमें सोल्डरिंग किया जाता है। सोल्डरिंग पेस्ट दो प्रकार के होता है, ठीक है, एक कॉपर का होता है और एक होता है सिलिकॉन का सोल्डरिंग पेस्ट, ठीक है। जिसमें सोल्डरिंग किया जाता है उसमें चिपकाया जाता है, बहुत ही बारीक काम होता है मदरबोर्ड में, ठीक है। और सीपीयू के अंदर में लगा हुआ जो बोर्ड रहता है उसको मदरबोर्ड बोला जाता है। और जब भी आपको बोला जाएगा कि कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या होता है, तो इसमें से क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट कि कंप्यूटर का मुख्य पटल ही होता है मदरबोर्ड। पूरी जो सिस्टम रहता है वो मदरबोर्ड में लगा रहता है और मदरबोर्ड सीपीयू के अंदर फिटिंग रहता है, ठीक है। मदरबोर्ड पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, चाहे आपका आपका कीबोर्ड हो, माउस हो और मॉनिटर हो, सभी को कंट्रोल करता है मदरबोर्ड, ठीक है। मदरबोर्ड हर किसी ये मशीन की चीज में रहता है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लगाऊं, लैपटॉप में अंदर भी मदरबोर्ड रहता है, आपके घड़ी के अंदर मदरबोर्ड रहता है, हैंड घड़ी के अंदर मदरबोर्ड लगा रहता है, आपके मोबाइल के अंदर मदरबोर्ड लगा रहता है, ठीक है। आपका रेडियो के अंदर भी मदरबोर्ड लगा रहता है, जिसमें ऐसा बड़ा सा बोर्ड रहता है जिसमें सारी प्रकार की चीज उसमें फिटिंग रहता है। जैसे कि आपका रजिस्टर है, कैपेसिटर है, आपके हर प्रकार की जो पेरिफेरल डिवाइस है उसी से अटैच रहता है। माइक्रो प्रोसेसर है, ये सभी अटैच रहता है मदरबोर्ड में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
कैश मेमोरी को 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कैश मेमोरी। कौन कौन से? पहला L1, ठीक है, लेवल 1 कैश मेमोरी। कैश को ऑन बोर्ड अथवा प्राइमरी कैश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ऑन बोर्ड या प्राइमरी कैश के नाम से भी जाना जाता है, जो सीपीयू में निर्मित इन बिल्ट होता है, ठीक है। L1 कैश साइज में बहुत छोटा होता है किंतु तीव्र होता है। ज्यादातर कंप्यूटर में यहाँ 16 केबी की होती है, यानी कि 16 केबी की होती है, किलोबाइट की होती है। यह एग्जीक्यूटिव हो रहे निर्देशों को रखती है। एग्जीक्यूट जो निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन, उसको क्या करते हैं, अपने पास स्टोर करके रखती है। अगला जो हमारा कैश मेमोरी है लेवल 2 कैश। L2 कैश को बाह्य एक्सटर्नल अथवा सेकेंडरी कैश के नाम से भी जाना जाता है। यह अलग चिप में निर्मित होती है, परंतु यह परंपरागत कन्वेंशनल मेमोरी से अधिक तेज होती है, ठीक है। किससे अधिक? कन्वेंशनल जो मेमोरी होती है उससे अधिक तेज होती है। यह मदरबोर्ड की स्पीड की परिसीमा का कारण नहीं होती, क्योंकि L2 कैश की रेंज 128 किलोबाइट केबी से 1 MB तक होते संभावित आगामी निर्देशों को रखती है, जो इसके द्वारा संभावित होती है। परहैप्स जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको स्टोर करके ये रखती है। इसकी कैपेसिटी याद रखिएगा, 128 केबी से 1 MB तक इसकी कैपेसिटी होती है कैश 2 का, ठीक है। अगला है लेवल 3 यानी कैश 3, ठीक है। इसको L3, इसका प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता। आज के डेट में सामान्यतः इसका उपयोग नहीं किया जाता। यह कैश मदरबोर्ड पर ही जोड़ी जाती है, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ कैश मदरबोर्ड पर जोड़ी जाती है। इस कैश का प्रयोग उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर के लिए किया जाता है। उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर के यह सभी संभव निर्देशों को रखती है। सभी कंप्यूटरों के लिए L3 कैश आवश्यक नहीं है। अब मैं बताता हूँ, जो उच्च क्षमता वाले कंप्यूटर होते हैं उसमें भाई उपयोग किया जाता है, जैसे रिसर्च सेंटर है, मौसम विभाग है, बड़े बड़े हॉस्पिटल से हैं, ठीक है। उसमें ऐसे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें L3 कैश का उपयोग किया जाता है। और नॉर्मल कंप्यूटर जिसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं, ऑफिस में इस्तेमाल करते हैं, इस कंप्यूटर के लिए L3 कैश का उपयोग नहीं किया जाता। आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े कंप्यूटर में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो इस चीज को अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कैश मेमोरी से। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है रजिस्टर, ठीक है। अब रजिस्टर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। डाटा को स्टोर करने का सबसे छोटा उपकरण होता है रजिस्टर, जो कंप्यूटर बाइट को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, ठीक है। रैम ऐसे ही रजिस्टरों का परिपथ से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप फोटो में, डायग्राम में आप देख सकते हैं रजिस्टर का फोटो, ठीक है। रैम इसी से मिलकर क्या होता है, बना होता है। सीपीयू में स्थित रजिस्टर इंटरनल मीडिएट रिजल्ट स्टोर करने का कार्य करता है, ठीक है। इंटरनल मीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने का क्या कार्य करता है रजिस्टर, किसमें, सीपीयू में। अब रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी होती है, याद रखिएगा। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी क्या होती है, तो रजिस्टर होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और सबसे छोटी इकाई अगर बोला जाए आपको मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, तो वो होता है बीट। और सबसे छोटी मेमोरी बोला जाए तो आपको बोलना है, याद रखना है, रजिस्टर। सबसे छोटी इकाई बीट और सबसे छोटी मेमोरी रजिस्टर, ठीक है। ये याद रखिएगा अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रजिस्टर सीपीयू में उपस्थित होती है, अतः इसकी गति तीव्र होती है, ठीक है। इसकी गति क्या होती है, तीव्र होती है। माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है, जिसमें सभी गणनाएं की जाती है। जितने भी प्रकार की गणना रहता है आपका मैथ से रिलेटेड, या फिर कितने भी गणना, लाख है, करोड़ है, अरब है, ये सभी गणना, एक्यूमुलेट गणनाएं किसमें होती है, रजिस्टर में होती है। अब इसकी कैपेसिटी, भंडारण क्षमता की बात करें तो इसकी जो भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी होती है 200 बाइट यानी 200 बाइट होती है, ठीक है। 200 बाइट होती है, ठीक है। पहला आता है बीट, बीट के बाद निब्बल, उसके बाद आता है बाइट। तो इस चीज का आप इस अच्छे से याद रखिएगा। 1 बीट में होता है 0 या 1, ओके। आगे रजिस्टर के प्रकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रजिस्टर के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो रजिस्टर के बहुत सारे प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। रजिस्टर सिंबल, रजिस्टर ऑफ बीट्स है, रजिस्टर और रजिस्टर के फंक्शंस। तो इसको थोड़ा स्पीड से देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए
यहाँ पे देखिए रजिस्टर का सिंबल पहला है डीआर। डीआर का बीट कितना होता है, 16 बीट का होता है। और रजिस्टर होता है डाटा रजिस्टर, ठीक है, इसके शॉर्ट में डीआर बोला जाता है, लेकिन फुल फॉर्म में डाटा रजिस्टर होता है। इसका फंक्शन देखिए होल्ड ऑपरेंड, ठीक है, होल्ड ऑपरेंड इसका फंक्शन होता है। अगला है मार, ठीक है, इसका जो बीट होता है 12 बीट का होता है। और इसका फुल फॉर्म देखिए रजिस्टर का मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शनल होता है होल्ड एड्रेस फॉर मनी। अगला है एसी। एसी में बीट होता है 16, रजिस्टर होता है एक्यूमुलेटर और फंक्शनल होता है प्रोसेसर रजिस्टर। अगला है आईआर। आईआर का बीट होता है 16, रजिस्टर होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और फंक्शनल है होल्ड इंस्ट्रक्शन कोड। अगला है पीसी। इसमें होता है बीट 12, रजिस्टर प्रोग्राम काउंटर और फिर फंक्शनल है होल्ड एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगला है टीआर। बीट 16 होता है, टेम्पररी रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर टेम्पररी और फंक्शनल की बात करें तो होल्ड टेम्पररी ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है। अगला है आई एन पी आर। इसमें बीट की संख्या 8 होती है, इनपुट रजिस्टर होता है और फंक्शनल होता है होल्ड इनपुट कैरेक्टर। अगला होता है ओ यू टी आर आउटर, ठीक है, इसमें बीट की संख्या 8 होती है, रजिस्टर होता है आउटपुट रजिस्टर, फंक्शनल होता है होल्ड आउटपुट कैरेक्टर। ओके, इस प्रकार से इसकी जो प्रकार और उसकी कैपेसिटी फंक्शनल दिया गया है। अब होता है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। तो सेकेंडरी मेमोरी देखिए, इस मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, तो याद रखिएगा। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, इसका इंग्लिश नाम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डाटा या प्रोग्राम स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। इसमें स्टोर डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ले जाया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो डाटा स्टोर रहता है, हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से दो तरीके से ले जा सकते हैं। एक तो इसको केबल के द्वारा, दूसरा उसको सेंड टू के द्वारा हम इसको ले जा सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, देखेंगे प्रकार कौन कौन से होते हैं। पहला मेमोरी होता है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को दो प्रकार, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहला है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी में डाटा व इंफॉर्मेशन उसी क्रम में निकाला जा सकता है, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या होता है, डाटा एक ही क्रम में निकाला जा सकता है, उसी क्रम में जिस क्रम में वह स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हम किसी भी चीज को जैसे कि घर में किचन में थाली रहता है, थाली को एक के ऊपर जैसे रखते हैं, जिस क्रम में रखते हैं उसी क्रम में उसको निकालते भी है। उसी प्रकार डाटा को जिस क्रम में हम स्टोर करते हैं उसी क्रम में हम उसको वहां से क्या कर सकते हैं, जिस क्रम में हम स्टोर किए रहते हैं उसी क्रम में हम उसको निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैग्नेटिक टेप, जैसे देखिए मैग्नेटिक टेप का डायग्राम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैग्नेटिक टेप, अब मैग्नेटिक टेप एक सेकेंडरी मेमोरी है जिसका इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में क्या है, तो मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें डेटा को स्टोर करने के लिए एक पतले प्लास्टिक रिबन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। पतले प्लास्टिक रिबन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसका डायग्राम कैसे दिखता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, पतले प्लास्टिक का रिबन दिखता कैसे, उसके बारे में हम आगे डायग्राम में देखेंगे तो अच्छा से समझ में आएगा। अब मैग्नेटिक टेप एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब यह है कि इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में डिफरेंस, कि वोलेटाइल स्थायी और नॉन वोलेटाइल स्थायी होता है। अब इसमें जो डेटा रहता है स्थायी होता है, इसमें हम अपने मन से किसी प्रकार के हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते, और बिजली जाने पर भी डेटा डिलीट नहीं होता, या हम इसमें डिलीट नहीं कर सकते। आगे देखते हैं इसमें, ये देखिए, ये है अपना मैग्नेटिक टेप का डायग्राम। आप सभी ने देखा होगा, बचपन में आपने देखा होगा 1992, 1994, 90 के दशक में देखे होंगे कि हमारे पास एक टेप रिकॉर्ड आता था जिसमें हम गाना सुनते थे, और इस प्रकार के कैसेट का इस्तेमाल किया जाता था। अब इस प्रकार के कैसेट में जो रील लगा रहता है गोल गोल राउंड शेप में, उसमें लगा रहता था हमारे क्या, रबर का रिबन, ठीक है, प्लास्टिक का रिबन लगा रहता है जिसमें डेटा स्टोर रहता था। इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक टेप, जिसमें डाटा स्टोर रहता है, काफी सारे डाटा। इसमें कई प्रकार के हम
गाना सुन सकते थे और कुछ प्रकार की मूवी का स्टोरी हम इसमें सुन सकते थे। ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि इसमें जिस क्रम में डाटा को स्टोर करके इसमें लपेटा जाता है, ठीक है, राउंड राउंड सर्कल में, उसी क्रम में उसको निकाला भी जाता है। ठीक है, मैंने ये लाइन्स बोली थी इसमें मैग्नेटिक टेप में, आप डायग्राम से देख सकते हो। इस पार का जो राउंड शेप है वो खाली है, इस साइड में भरा हुआ है, और जब इस साइड में आएगा इस साइड का भर जाएगा, इस साइड का खाली हो जाएगा। इस प्रकार से डाटा जिस क्रम में स्टोर होता है उसी क्रम में वापस से क्या हो सकता है, उसमें निकल सकता है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं दूसरे स्टोरेज डिवाइस की तुलना में मैग्नेटिक टेप काफी सस्ता होता है। ठीक है, तो दूसरे स्टोरेज डिवाइस के तुलना में मैग्नेटिक जो टेप होता है काफी सस्ता होता है, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसका उपयोग करना काफी सरल होता है, लेकिन ये डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड काफी कम होती है। अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान डेटा ट्रांसफर करें तो इसकी स्पीड जो है काफी कम होती है। मैग्नेटिक टेप डेटा को स्टोर करने की सबसे पुरानी तकनीक है। शुरुआती दौर में इसका उपयोग किया जाता था। बाइनरी और ऑडियो डेटा को स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। जैसे कि मैंने पहले बताया, शुरुआती दौर में इसका इस्तेमाल किया जाता था। 90 का 80 के दशक में इसमें गाना सुनने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब मैग्नेटिक टेप में जिस प्लास्टिक रिबन का प्रयोग किया जाता है उसकी चौड़ाई कितना होता है, तो 4 mm का मतलब होता है मिलीमीटर से 1 इंच तक इसकी क्या होती है, चौड़ाई हो सकती है। ठीक है, विड्थ हो सकता है इसका। ओके, तो इसको याद रखिएगा। मैग्नेटिक टेप का रिबन, प्लास्टिक रिबन का चौड़ाई कितना होता है, तो आपको बताना है 4 mm से 1 इंच तक। मैग्नेटिक टेप 100 MB से लेकर 200 GB तक के डेटा को स्टोर कर सकती है। तो इसका कैपेसिटी है मैग्नेटिक टेप का स्टार्टिंग 100 MB मेगाबाइट से लेकर 200 GB गीगाबाइट तक डेटा को स्टोर अपने आप में कर सकती है। ठीक है, और मैग्नेटिक टेप डेटा को बहुत धीमी गति से रीड और राइट करती है, क्योंकि यह डेटा को सीधे एक्सेस नहीं कर पाती। मैग्नेटिक टेप का ये खासियत है, वो धीमी गति से वो क्या करती है, रीड और राइट करती है। मैग्नेटिक टेप का आविष्कार धीमी गति से वो क्या कर सकता है, रीड और राइट कर सकता है। रीड मतलब वो धीमी गति से पढ़ सकता है और धीमी गति से वो लिख सकता है। ठीक है, इस चीज का आप खास ध्यान रखें, वो धीमी गति से पढ़ और लिख सकती है। अब मैग्नेटिक टेप का आविष्कार किसने किया था, तो मैग्नेटिक टेप का आविष्कार किया था फ्रिट्ज फ्लेमियर ने 1928 में किया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब इसी प्रकार से हम कंप्यूटर का वीडियो इस चैनल पे आता रहेगा। ठीक है, उत्कर्ष IAS एकेडमी के चैनल में कंप्यूटर का काफी सारे वीडियोस आएंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, एकेडमी से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। थैंक यू।